टीवी में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है उस इलेक्शन के बारे में कि जिस पर तहरीक इंसाफ और बानी ने तो सवाल उठाए भी थे और फिर 9 मई हुआ और साल भर से वो जेल में हैं। फिर हम देख रहे हैं तवातुर से अमरीकी महकमा ख़ारजा हो या अमरीकी ऐवान वो हों, और अब तो सुप्रीम UN ने भी कि सेक्रेटरी जनरल ने भी पाकिस्तान में इंसानी हुकूक और इलेक्शन के हवाले से सवाल उठाए हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल यानी एक रवायत होती है कि जो हर इलेक्शन में, क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान में बेशतर चैलेंज किए जाते हैं, इसलिए एक वक्त में फ़ैसला देना होता है। और इस वक्त ये जो ख़ास तौर पर कहा यह जाता है कि मुल्क की तारीख़ का सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इलेक्शन हुआ था जो 8 फरवरी को हुआ, जिसके ख़िलाफ़ कोई 377 दरख्वास्तें दी गई हैं। उनमें 46% जो हैं वो PTI ने दी हैं, और इसके लिए इसमें 50 कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बलियों की 121 सीटों को चैलेंज किया गया है। और जैसे मैंने कहा कि ये अख्तियारात का मामला कि इलेक्शन कमीशन फ़ैसला देगा या सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल के हवाले से फ़ैसला देगा, बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला दिया कि पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया है। हमारे साथ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के साबिक़ा बड़े सीनियर सीजनड मोहतरम अफजल खां साहब हैं। टेक्निकल मामला है, इनसे रहनुमाई चाहता हूँ। शुक्रिया एक तो खां साहब आपने वक्त निकाला। पहले तो ये बताइए कि जैसे ये जो चैलेंज की जाती हैं, ट्रिब्यूनल बनते हैं, इन इलेक्शन कमीशन को जो ट्रिब्यूनल बनते हैं इनको कोई मुद्दत दी जाती है, और ये कि ये ट्रिब्यूनल इस बार जब कोई फ़ैसला देते हैं उसे फिर का हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट उन फैसलों को बाईपास कर सकता है ट्रिब्यूनल को। तो थोड़ा इसमें आगाह कीजिएगा खां साहब। मैं थोड़ा सा इसको ओवर सिंप्लीफाई करने के लिए बता दूं कि 2013 के इलेक्शन से पहले मैं KPK में बाई इलेक्शन कमिश्नर था, तो हमने दर्जनों बाई इलेक्शन करवाए। और आपको मैं यकीन से कहता हूं, क्योंकि वहां पे किसी पार्टी की फेवर और डिसफेवर नहीं हुई थी, तो जो जीत गया उसने अपनी जीत तस्लीम की, जो हार गया उसने हार तस्लीम की। बात यह है कि पहले तो इब्तिदा से ही वो जो खराबी है उसको न्यूट्रल एम्पायरिंग से काबू किया जा सकता है। उसके बाद आपने टेक्निकल सवाल पूछा। 120 दिन होते हैं फैसला करने के, जालिम और मजलूम। लेकिन जब आप किसी रिटायर्ड आदमी को लेते हैं तो जाहिर है वो उसको आप हाई कोर्ट के जज के बराबर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देते हैं, और वो जितना केस को लंबा करता है तो वो हुकूमत से भी फायदे लेता है, और वो दोनों जो उम्मीदवार हैं उसमें से भी जो तगड़ा होता है वो उसके साथ बैठ जाता है। इसलिए एक तो सिटिंग जजेस चाहिए, और सिटिंग जजेस भी वो जो अच्छी शोहरत रखते हो। देखो हर शोबे में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, सहाफत में देखें कि किसी भी फील्ड में देखें। लेकिन अगर खास आप जो 120 दिन आप कह रहे हैं ये मैंडेटरी हैं, ये पाबंद है इस बात के 120 दिन में फैसला दें। अब तो 120 दिन से गालिबन शायद ज़्यादा हो गए। 8 फरवरी को अगर देखें इलेक्शन फौरन चैलेंज हुए, गालिबन 5 माह होने को आ रहे हैं। खास साहब देख लें, ये जब वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आज जो फैसला हुआ है इसको मैं 2 लफ्जों में ये कहता हूं कि इट इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। ये पाकिस्तान की तारीख में एक बदनुमा, पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में एक बदनुमा दाग है। मैंने खुद इलेक्शन देखे, कहाँ पे, जाफना में, और जाफना में इलेक्शन कौन करवा रहा था? डिप्टी कमिश्नर जाफना वाज RO, और वहाँ पे जो तामिल टाइगर का जो पॉलिटिकल विंग था उसने 32 में से 30 सीटें जीती और बड़ी फेयरली जीती। हम सार्क ममालिक के साथों जितने ममालिक हैं उसके ऑब्जर्वर वहां थे, और हम माइक्रोस्कोप से देख रहे थे कि कोई उसमें गड़बड़ तो नहीं कर रहा। बात यह है कि डिप्टी कमिश्नर से भी अगर आप कहें कि आपने फेयर इलेक्शन कराने हैं
तो वो फेयर इलेक्शन करेगा, इसलिए कि उसके कैरियर का सवाल है। और दूसरा ये कि अगर वो नहीं करता तो उसकी जिंदगी, उसका कैरियर तो तबाह। अभी जितने लोगों ने, मैं बरेलवी साहब को बता दूं, जितने लोग आरओ बने और जिन्होंने, मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, यहाँ तीनों सीटें जिस पार्टी ने जीती, उसके खिलाफ ये लोग जो है वो 10% वोट भी नहीं हासिल कर सके। एक्चुअली ये जमानतें जब्त हुई लोगों को जब आप जबरदस्ती कामयाब कर देते हैं और दूसरों को नाकाम कर देते हैं, उसके बाद दो फरीकैन में जब झगड़ा होता है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में झगड़ा होता है, तो हिंदुस्तान कहता है कि जी मैं तो अपनी मर्जी के वो लगाऊंगा अगर हमने सुलह करनी है। तो जजेस, तो ऐसा तो नहीं होता, जजेस एक न्यूट्रल होता है, तीसरा आदमी होता है, और वो जो इंसाफ दे सके। तो जो आज के ये जो फैसला दिया है काजी फायज ईसा साहब ने, जाहिर है उनका कंडक्ट आपको देख रहे हैं कि वो इंसाफ के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, और ये ज्यादती सिस्टम के साथ है, जमहूरियत के साथ है। खासा इसका आगाज तो जब उन्होंने बल्ले का निशान नहीं दिया था तो वाज़ेह लग रहा था कि मुस्तकबिल का क्या सियासी मंजरनामा बनने जा रहा है, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अगर तहरीक इंसाफ के लोग लड़ेंगे तो वो उनको फिर पार्लियामान में पार्टी तस्लीम नहीं किया जाएगा। पार्टी तस्लीम नहीं किया जाएगा तो जैसा कि हुआ कि 77 नशिस्तों से उन्हें महरूम कर दिया गया। तो ये तो उस वक्त ही इल्म हो गया था कि जो मंजरनामा आज हमारे सामने है, लेकिन उनको उस वक्त बरेलवी साहब ये पता नहीं था, और बल्कि मैंने खुद देखा था कि नवाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि मैं उस वक्त तक इंतखाब नहीं लड़ूंगा जब तक इंतखाबी फहरिस्त से बल्ला गायब नहीं होता, और शायद उन्होंने ये भी कहा था कि इमरान खान कैद में ना हो। अच्छा, लेकिन देखो, मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह ताला जो करता है ये दुनिया में हमें तो अपने ऊपर, ज़ात के ऊपर इख्तियार नहीं है। फिर एक पूरे मुल्क को आप अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश अगर करते हैं तो आप नाकाम ही रहेंगे, आप ही खसारे में रहेंगे। ये ज्यादतियां जो लोग कर रहे हैं, जिन जिन लोगों ने, मैं बरेलवी साहब आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि जुल्म किया, ज्यादती की। जुल्म ज्यादती यही है कि जीते हुए को आप हरा देते हैं और हारे हुए को जितवा देते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि आपको नहीं पूछा जाएगा? आपको इसी दुनिया में भी जवाब देना पड़ेगा और अगली दुनिया में भी। लेकिन आप बताइए कि ये क्या गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को काम करने से रोक सकते हैं, जैसा कि इन्होंने किया पंजाब में? बात यह है कि अगर कोई मुंसिफ हो तो 120 दिन नहीं, ये 30 दिन के अंदर फैसला हो सकता है। एक्चुअली 10 दिन के अंदर फैसला हो सकता है, एक हफ्ते के अंदर हो सकता है। ये दोनों पार्टियों से आप फॉर्म 45 मंगा लें और उसके मुताबिक फैसला दे दें। लेकिन मैं कहना इसमें खासा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग के है वो इस्लामाबाद का है। एक तपन जैसी एक तंजीम ने इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों के बारे में कहा था कि वह नताइज तब्दील किए गए हैं और पता नहीं 107 को 1107 किया गया है। और फिर उन्होंने जो ट्रिब्यूनल बैठा उन तीनों ने उन जजों को भी कहा तब्दील किया जाए, जो पता नहीं कंट्रोवर्सी है। तो ये तो यानी जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि रूलिंग पार्टी का MNA कह रहा है कि ट्रिब्यूनल को चेंज किया जाए, उसके सरबराह को, और वो चेंज हो जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर इमरान खान भी कहता है कि यार इस आदमी पे हमारा एतबार नहीं है, कोई और आदमी। और एक्चुअली जुडिशरी की एथिक्स ये है कि अगर आप किसी भी, आपका या मेरा केस अगर हो और हम कहें कि जी ये जज साहब नहीं, तो वो जज खुद ही रिक्यूज कर लेता है और वो छोड़ देता है, वो आपका नहीं सुनता। लेकिन अगर उसने कहा नहीं मैंने ही सुनना है, तो उसमें फिर पता चलता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम। और बात यह है कि जी इंसाफ जो है ना वो प्रिवेल करता है और ज्यादती छुपाई नहीं जा सकती। मुझे ये बताएं कि क्या सूरज हम एक उंगली से छुपा सकते हैं? फिर इसके लिए खान साहब इंतज़ार किया जाएगा। सॉरी टू से मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि इंतज़ार किया जाए। शुक्रिया अफजल खान साहब, आपने कुछ बहुत सारी जो इबहाम थे हमारे, क्या जो लोगों के जहन में थे, वो दूर किए। और इस बात सूरत पर मैंने रब्ता किया है, बड़ी सीनियर लॉयर हैं, बार की वाइस प्रेसिडेंट भी रही हैं रबिया बाजवा साहब से। शुक्रिया रबिया बाजवा साहिबा। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें उन्होंने जो पंजाब में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल थे उनको कार्रवाई से रोक दिया गया है, इस तफसील में भी नहीं जाऊँगा। कौमी असम्बली की शायद गालिबन 20 और उसकी 50। जी रबिया, अगर सॉरी टू ऑन द लाइटर वे, आज तो
ख़ास तौर पे आप खातून लॉयर्स हैं और कहा जा रहा है कि जी पंजाब की कोई 100 साला तारीख़ में पहली बार लाहौर की ये खातून चीफ जस्टिस हुई हैं, तो इस हद तक तो बड़ी आपकी बारे में मुबारकबाद दे रही हैं। आप मुबारकबाद देंगी? वैसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तो बाद में बात करूँगा रबिया। देखिए, बात यह है कि ये बेसिकली जेंडर का क्वेश्चन नहीं है, ये मेरिट का क्वेश्चन था और ये अदारे की इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन है। ये दुरुस्त बात है कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो हैं उन्होंने आने वाले वक्त में वो लाहौर हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस थी। अगर वो अपने वक्त के ऊपर आती हैं तो हमें यकीनन बहुत खुशी होती। और लेकिन अब ये मसला ये है इस वक्त कि उनको सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो कि अल-जहार ट्रस्ट केस में तयशुदा है, इसके अलावा जो हाई कोर्ट बार में एलिवेशंस के हवाले से या चीफ जस्टिस के एलिवेशन के हवाले से जो कन्वेंशंस चल रही हैं और एक सेटल्ड प्रिंसिपल है, ये उसकी वायलेशन में किया गया है। ये हमारा इतराज़ है, क्योंकि इस तरह की जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं या इस तरह की जो एलिवेशंस होती हैं, इनसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो कंप्रोमाइज़ होती है और अदारे के अंदर भी मायूसी फैलती है। मैं तो समझ रहा था चलें आपके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, मैं सोचा कि शायद आप रियायत दे रही हूँ कि खातून चीफ जस्टिस होंगी, एक अच्छी बात है। आमतौर पर जो लॉयर्स होती हैं उनके सोल्यूशन में भी बहुत कम होने जाते हैं। लेकिन उस इशू की तरफ आता हूँ जो आज जो एक बड़ा कहा जाता है। अभी अफजल खान साहब कह रहे थे कि जुडिशरी की तारीख़ में एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है। इलेक्शन को कोई 5 माह हो रहे हैं और ग़ालिबन 120 दिन में कोई जो ट्रिब्यूनल बनता है उसको फ़ैसला देना होता है। अब जो है 4 माह बाद जो है वो ट्रिब्यूनल्स को ही लपेट दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने। इस्लामाबाद वाले में केस में हुआ कि वहाँ ट्रिब्यूनल बदला रहे हैं। अब फॉर्म 47 एक अलग मसला, अब तो खैर बाहर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। तो ये क्या होगा रबिया बीबी? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। सूरत हाल बहुत अफसोसनाक है और आपके सामने है सूरत हाल कि बहुत देर से पेंडिंग था ये मामला और बारहा लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से ये ख़त लिखा गया कि इसमें जल्दी अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। लेकिन इसको दानिस्ता तौर पे मैं समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने इसको डिले किया। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट अदारे के तौर पर जो अपनी आइनी जिम्मेदारी है वो अदा नहीं कर रहा और ये वाज़ेह है कि वो कुछ कुव्वतों के ज़ेरे असर जो है उन अपनी जो वो कहते हैं उनके कहने पर वो अपना काम कर रहा है। तो ये इसके बाद जब उन्होंने अपॉइंटमेंट करे, देखिए इतना बड़ा प्रोविंस है पर पंजाब और उसके अंदर सिर्फ 2 जो कमीशन जो ट्रिब्यूनल्स थे उन 2 ट्रिब्यूनल्स की वजह से काम बहुत ज़्यादा ताख़ीर का शिकार था। तो इस वजह से उन्होंने अपॉइंटमेंट्स की और ये बिल्कुल दुरुस्त अपॉइंटमेंट्स थी आइनी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी। और अब जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है इससे ये वाज़ेह होता है कि जो पूरे मुल्क का निज़ाम है, जो अदालती निज़ाम है, जस्टिस फाइज जिस तरह की सरबराही में जो बेंचेस काम कर रहे हैं या वो जिस तरह काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मेरिट की बजाय हाइपर टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर चीज़ों को लिया जाए। इससे पहले आपने देखा कि जो इलेक्शन सिंबल वाला मामला था उसमें भी हाइपर टेक्निकलिटीज़ के ऊपर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन से बाहर किया गया। फिर ये ख़वातीन और जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जो जेलों में पड़े हैं उनके फैसले नहीं किए जा रहे और ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते हुए पूरे मुल्क का निज़ाम चलाया जा रहा है। लेकिन अभी उसूलन तो अगर इलेक्शन कमीशन आज़ाद हों और वो जो ट्रिब्यूनल कायम करें तो अगर शिकायतें हों जैसे कि हर इलेक्शन में होती हैं, कोई नई बात तो नहीं है, तो फैसला तो इलेक्शन कमीशन के कायम करदा ट्रिब्यूनल को होना चाहिए। लेकिन अब इसमें अदालतों को लाया गया है और सॉरी टू से अदालतों का कोई मिसाली किरदार तो नहीं रहा और बसत एहतराम हमारे काजी साहब कंट्रोवर्शियल बन गए कि उन्होंने निशानी ले लिया कि था। तो अब क्या यानी सारी जिम्मेदारी तो चीफ जस्टिस साहब पे आ गई और अब आपकी लाहौर हाई कोर्ट की खातून चीफ जस्टिस साहिबा पे। जहाँ तक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का तल्लुक है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो किस तरह परफॉर्म करती हैं और वो कैसे अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ अदा करती हैं। और लेकिन ये याद रखना चाहिए तमाम जजेस को, जज साहिबान को, कि जो उनका किरदार होता है, जो उनका कानून और आइन के ऊपर अमलदारी होती है, वही तारीख में ज़िंदा रहते हैं। वरना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन पहले बना कौन बाद में बना। ये सारा कुछ आपकी कारकर्दगी होती है जो कि आपको इज़्ज़त भी देती है और आपको एक मुकाम भी देती है। तो हमें मतलब तवक्को तो अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन आगे वक्त बताएगा। थैंक यू, शुक्रिया रबिया बाजवा साहिबा। जैसे मैंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, इसमें उन्होंने कोई 5 माह हो गए हैं लेकिन उसके बावजूद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स 4 माह में फ़ैसला देते थे, एक बार फिर उनको काम करने से रोक दिया गया है। और मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी बरतानिया को कहा जाता है,
वहाँ भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आमतौर पर ये समझा जा रहा था कि लेबर एब्सलूट मेजॉरिटी हासिल करेगी, लेकिन उस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। GTV में आपको खुशामदीद कहता है। और ये साल इलेक्शंस का है कि फरवरी में पाकिस्तान में हुए, अभी तक उसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। फिर इंडिया का इलेक्शन, उसमें भी बड़े अपसेट रिज़ल्ट आए। ईरान में ये मरहला है कि शायद कल फाइनल राउंड हो कि कौन सदर बनेगा। फिर मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी बरतानिया में, अमेरिका में तो ज़रा भी टाइम रहा है, वहाँ इलेक्शन जा रहे हैं। और ये प्री पोल हैं, यानी वक्त मुकर्रर से पहले इलेक्शन हुए हैं कि इंडियन निजात प्राइम मिनिस्टर इतने गैर मकबूल हुए कि उन्हें ये सीट छोड़नी पड़ी। और एक लेबर पार्टी की लहर तो चली भी है, लेकिन क्या क्या इसमें मसाइल दरपेश होंगे, इस पर गुफ्तगू के लिए पहले तो इलेक्शन का अहवाल मालूम करें जुनूबिया इलियास से। जुनूबिया, आज और मुल्तान में तो 9 बजे से 5 बजे तक होता है, लेकिन शायद बरतानिया में 7 बजे से रात 10 बजे तक पोल होते हैं। और फिर ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने सुना है कि, बल्कि मैं था भी मौजूद लास्ट 2019 के इलेक्शन में, कि बहुत करीब होता है, गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं होता, बसों का इस्तेमाल नहीं होता हमारी तरह, या कोचों का, वॉक करते हुए लोग जाते हैं। तो आज आप खुद भी अब मेरा ख्याल तो आप वोटर हो चुकी होंगी अब तक, क्या सूरत हाल देख रही हैं पोलिंग स्टेशनों में इस वक्त जुनूबिया आप? मुजाहिद साहब, इस वक्त मैं यहाँ पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूँ। तकरीबन यहाँ पे शुरू हो चुकी है 7 बजे से पोलिंग, सुबह 7 बजे से, और वोटर्स आ भी रहे हैं, वोट डाल के खामोशी से जा रहे हैं। हमें अंदर जाने की इस वक्त फ़िलहाल नहीं हम जा सकते, क्योंकि ये बड़ा प्राइवेट मामला होता है एक वोटर का जो है वोट देना, तो वो हम बाहर से ही सारी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और इस वक्त टर्न आउट जो है वो ये है कि लोग आ रहे हैं अपने अपने कामों पे, अपने दफ्तर पे जाने से पहले वोट डाल के वो दफ्तर जाएंगे, लेकिन सुबह 7 बजे से 10 बजे तक पोलिंग का सिलसिला जारी रहेगा। तो अब जो रश बढ़ेगा वो मेरे ख्याल से 3 बजे के बाद से होगा, यानी उसके बाद जब लोग अपने कामों से फारिग होंगे। और सूरत हाल ये है कि किसको वोट दिया जा रहा है, क्या कौन किस पार्टी की तरफ वोटर का रुझान ज़्यादा है, ये कहना इस वक्त कबल वक्त है, क्योंकि ये इलेक्शन अपनी नौयत के सबसे अलग इलेक्शन है। और तारीख़ी तौर पे भी जो इस वक्त हम देख रहे हैं रुझान पब्लिक का, वो ये है कि इनके अंदर इस वक्त जोश व खरोश नहीं है, ये इतने खुश नज़र नहीं आते ओवरऑल सिचुएशन से, पूरी जो सूरत हाल जो है उससे। जी शुक्रिया जुनूबिया इलियास के। अभी जिस वक्त जुनूबिया इलियास से हम बात कर रहे हैं, इलेक्शन का अभी यानी वोटिंग का सिलसिला अभी भी जारी है। हमारे साथ बैरिस्टर ज़ीशान मियाँ हैं, वहाँ के मुमताज़ माहिर क़ानून, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बैरिस्टर साहब, शुक्रिया आपने वक्त निकाला। बैरिस्टर साहब, मैं आप ही के बड़े सीनियर सीजेंट होते थे, बैरिस्टर सिफ़क़तुल्लाह क़ादरी, उनका दरियाए टेम्स के किनारे घर होता था। मुझे याद है कि 2019 का गालिबन इलेक्शन मैंने उनके घर पर रात 10 बजे तक मैं इस तरह देख रहे थे जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, लेकिन वहाँ एग्ज़िट पोल आया था, और वो कहते हैं जी बिल्कुल एग्ज़िट पोल जो है मोर देन 99.9% होता था। इस बार क्या वजह है कि कोई एग्ज़िट पोल नहीं आया, बैरिस्टर ज़ीशान मियाँ? जी कायसा, मेरे साथ बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप जो एग्जिट पोल है यूके का बड़ा वो है ऑथेंटिक होता है, और नॉर्मली जो इलेक्शन रिजल्ट है उसी के मुताबिक आता है। इस साल भी एग्जिट पोल जो है अभी तक तो लेबर की फेवर में आ रहा है, लेकिन इस दफ़ा जो सिचुएशन है वो टोटली डिफरेंट है थोड़ी सी। वो इसलिए कि इस दफ़ा जो लेबर के वोट्स हैं ना वो बड़े डिवाइडेड हैं फॉर 2 रीज़न। नंबर 1, लेबर ने जो मुस्लिम इनके कैंडिडेट्स होते हैं पास में, और जो मुस्लिम मेंबर्स हैं इनके, उनको थोड़ा सा लेट डाउन किया हुआ है। लेबर ने जो इन पे जो क्रिटिसिज्म हो रहा था एंटीसेमिटिज्म पे, कि आप जो इसराइल के खिलाफ हो या जूस को सपोर्ट नहीं करते, उसकी वजह से लेबर अंडर प्रेशर थी। तो जब इनके नए लीडर आए के स्टामर, तो उन्होंने अपनी पॉलिसी टोटल चेंज करके थोड़ा सा जो मुस्लिम को थोड़ा सा डिसएडवांटेज पोजीशन में ले आए। इस वजह से लेबर को 2 इश्यूज हैं इस इलेक्शन में। नंबर 1 के जो इनके जो
रूटीन के कैंडिडेट्स थे पिछले इलेक्शन में, उनको इन्होंने ड्रॉप कर दिया और उनकी जगह दूसरे कैंडिडेट्स ले आए। उन कैंडिडेट्स ने और जो मुस्लिम इनके मेंबर्स उन्होंने बड़ी मेहनत की हुई थी पास में लेबर को डेवलप करने के लिए। और जो सेकंड इशू आ रहा है वो इनका जो गजा पॉलिसी पे है, इसराइल पे अभी जो। लेकिन बैरिस्टर अब तो बैरिस्टर तकरीबन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ शायद चंद घंटे ही रहते हैं, जो ट्रेंड क्या आ रहा है, क्या लगता है बड़ा क्लोज इलेक्शन है? क्योंकि शुरू में तो बड़ा समझा रहा था कि लेबर पार्टी बड़ी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ले लेगी, तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? क्योंकि माशाल्लाह आपने चल फिर के इलेक्शन देखा होगा, बल्कि पास के भी देखे हैं। बिल्कुल ऐसे ही वो मैं कह रहा था कि आप जो एग्जिट पोल के मुताबिक इसलिए नहीं हो सकता कि इस दफ़ा दो नई पार्टी आ गई मैदान में, और तीसरा ये हुआ कि जो लेबर ने अपने कैंडिडेट ड्रॉप किए, जो मुस्लिम कैंडिडेट थे वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए हैं लेबर की सेफ सीट पे और अनसेफ सीट पे। कुछ सीट मार्जिनल होती हैं, कुछ सीट सेफ होती हैं यूके में। सेफ सीट का मतलब है वहाँ पे तो उस पार्टी ने जीतना है इरिस्पेक्टिव ऑफ सर्कम, क्योंकि उनके वहाँ पे वोटर्स और मेंबर काफ़ी तादाद होते हैं। तो मार्जिनल सीट है जहाँ पे आप कुछ 100 वोटों से जीतते हो। अब मार्जिनल सीट्स पे तो लेबर अगर वो जीती थी लास्ट इलेक्शन में, तो वो बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उनके जो वोट है वो डिवाइड होंगे बिटवीन द कैंडिडेट्स हु आर ड्रॉप्ड बाय लेबर और मुस्लिम कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए हैं ऑन गजा पॉलिसी। वैसे ये बैरिस्टर बड़ा इंटरेस्टिंग बात है मेरे लिए कि ये तो हमारे यहाँ तो खैर हालिया इलेक्शन में कोई 40% जो है आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। अमेरिकन या ब्रिटिश इलेक्शन में तो आमतौर पर जैसे वहाँ डेमोक्रेट होते हैं, रिपब्लिकन। ब्रिटेन में भी है कि या तो कंजर्वेटिव या लेबर। एक ग्रीन पार्टी होती थी जिसका गालिबन एक उम्मीदवार जीतता था। तो आपका कहना ये है कि आज़ाद उम्मीदवार खासी बड़ी तादाद में खड़े हुए हैं, तो बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है ब्रिटिश डेमोक्रेसी के हवाले से बैरिस्टर। देखें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स देखें इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो विन हो सकता नहीं हो सकता, लेकिन वो डैमेज जरूर करेंगे पार्टीज को। और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स में जो 80% कैंडिडेट हैं वो वन पॉलिसी पे आ रहे हैं कि जो गजा और इसराइल की वॉर थी इस पे आ रहे हैं। और उसकी वजह से जो पब्लिक ओपिनियन है, स्पेशली आपको पता है कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुए हैं ओवर मिलियन पीपल ने अटेंड किए सेंट्रल लंदन में इन फेवर ऑफ पैलेस्टीन एंड ह्यूमन राइट्स, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो ये जो तो बैरिस्टर आप जोर दे रहे हैं एक बार पे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवारों पर, हमारे यहाँ भी हमारे यहाँ एमकेएम के 15 वोट होते हैं, लेकिन भाई वो हुकूमत बनाने गिराने तोड़ने बड़ा हम के ज़्यादा करते हैं। तो क्या इतने हैं 20 या 25 इंडिपेंडेंट जो मेक और ब्रेक साबित हों, लेबर के पलड़े में जाएं या कंजर्वेटिव के, ऐसा है बैरिस्टर? देखिए जो इलेक्शन का रिजल्ट होगा, जो ज़्यादा नज़र आ रहा है वीक कोalition गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन मेरे मुताबिक ज़्यादा चांस उसका कंजर्वेटिव का चांस ज़्यादा है। इवन दो कि लेबर 14 ईयर से आउट ऑफ पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट है, और नेचुरली जो नेचुरल प्रोसेस ऑफ इलेक्शन था यहाँ यूके में लेबर का 100% चांस बनता था। लेकिन एट द मोमेंट जो थोड़ी सी फजा है जिसकी वजह से लेबर ने, जैसे कीयर स्टार्मर जो लेबर लीडर है उसने इसी वीक में टीवी इंटरव्यू में कह दिया जी बांग्लादेशी कम्युनिटी को हम जो इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजेंगे। और जो यहाँ पे जो पार्लियामेंटेरियन है उसका पहला रूल है कि वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई बात नहीं करता, डिप्लोमेटिक बात करता, अपनी पॉलिसी नहीं बताता इलेक्शन से पहले। और सेकेंडली वो किसी को पिन पॉइंट नहीं करता। इसे थोड़ी सी लेबर ने कोताही की है जिसकी वजह से लेबर का चांस बहुत कम नजर आ रहा है, मुझे कम नजर आ रहा है। शुक्रिया बैरिस्टर। ब्रिटेन इलेक्शन यकीनन पाकिस्तान का इंटरेस्ट इसलिए, जैसे मैंने कहा कि मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी कहलाया जाता है बरतानिया का इलेक्शन। इंडिया का भी एक अलग मामला है, बड़े रिजल्ट उसके भी आपने देखे, तो चंद घंटे उसके लिए और इंतज़ार कर लें कि आजकल तो बस सियासत अदलिया में आई हुई है, लेकिन जजेस भी अब एक बड़ा सवालिया निशान बन गए हैं। इनकी कारकर्दगी, उनका किरदार, खुद उनका अपने और अपने हवाले से इंसाफ का तो पलड़े में बैलेंस करना। गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और बदकिस्मती से वो पहले तो हम कहते थे अब साहिब इंसाफ है, ख़ुद तालिब इंसाफ, लेकिन अब सवाल ये आ रहा है कि जो इंसाफ देने वालों को कौन कठेरे में लाया जाएगा। ये
ये बड़ी बदकिस्मती है कि कोई 23,000 तो केसेस जो है सब पेंडिंग में पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ये ज़्यादातर आम लोगों के हैं। लेकिन ये जो एक अपनी नौइयत का ज़रा मुनफरिद केस है, जिसमें पंजाब के साबिक चीफ जस्टिस के पंजाब के एक चीफ जस्टिस के बारे में कहा जाता है कि उनकी साहिबजादी ने तेज़ रफ्तार गाड़ी से लोग कुचले गए, हलाक हुए, और वो आज दरबदर फिर रहे हैं। हमारे साथ फैसल अब्बास मौजूद हैं। फैसल, एक क्या बेशुमार मिसालें दी जा सकती हैं बदकिस्मती से, जो एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए ना इंसाफ सस्ता है और ना फौरी है। जो कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड, जो बड़ा मशहूर जुमला पिटाया हो गया है, ये केस किस नौइयत का है फैसल? बिल्कुल, देखें बरेलवी साहब, ये बेसिकली वाक़या है 8 जून 2022 का कि इस्लामाबाद के अंदर एक पुल के नीचे एक गाड़ी थी, जिस गाड़ी ने 2 अफराद थे, जिसमें शकील और दूसरी जानिब उनका नाम था हसनैन अली। इनको एक पराडो ने कुचल दिया, और उसके बाद जब वाक़ये की तफ्तीश हुई तो पता चला कि वो जो गाड़ी है वो लाहौर हाई कोर्ट की गाड़ी है, और लाहौर हाई कोर्ट की जो सुपरदारी है उस पर वो गाड़ी आई हुई है। तो उसके बाद जब मज़ीद तफ्तीश हुई तो पता चला कि साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है उनकी साहबजादी ने इन 2 अफराद को कुचल दिया था, और फिर उसके बाद उस पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन हुई। अब इसमें जो एप्लीकेंट हैं, जो कि मोहम्मद शकील के बाप हैं उस लड़के के, उन्होंने ये उन साबिक चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस भेजा, और फिर उसके बाद क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर वाक़या हुआ था तो इस्लामाबाद के थाना खन्ना की हदूद में एक FIR दर्ज हुई। उस FIR में उनको जो है वो नामजद किया गया साबिक चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट थे। अब इसमें जो रफ़ाकत अली हैं, उनके जो बयानात हैं उनमें भी उनके कॉल में भी बड़ा तज़ादात पाया जाता है, क्योंकि उन्होंने एक जो है वो इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि एक महफिल लगी यहाँ पर इस्लामाबाद के एक निजी होटल के अंदर, वहाँ पर जो साबिक चीफ जस्टिस के बेटे थे वजाहत अली, उन्होंने यहाँ पर रफ़ाकत से मुलाकात की, और रफ़ाकत से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि वो जिस गाड़ी के नीचे 2 अफराद 2 उनके बच्चे आ गए थे, वो बेसिकली गाड़ी, उन्होंने कहा कि मेरी बहन नहीं चला रही थी बल्कि वो गाड़ी हमारा ड्राइवर चला रहा था। और फिर वो रफ़ाकत अली उस इंटरव्यू के अंदर ये भी कहते हैं कि मेरी बात जो है वो साबिक चीफ जस्टिस से उस वक्त उस निजी होटल के अंदर करवाई गई। तो अब जब जो उन्होंने रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भेजा है एक साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ, उसमें उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है कि जनाब साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ मेरी बात करवाई गई। और लेकिन फैसल ये भी तो हकीकत है कि हमने इस तरह के सॉरी से बड़ी माजरत के साथ सिंध में और पंजाब में ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस, आखिर में जो अहले खाना हैं, वो तो अमेरिकन का तो बड़ा मशहूर केस है ना, वो जो एक अमेरिकी ने 2 लड़कों को कुचल दिया था लाहौर में, रेमंड डेविस केस। क्या हुआ, कितने करोड़ रुपए लिए गए, कुछ ये हुआ। एक ये भी है ना कि इसमें जो विक्टिम है, एक स्टेज पर आकर उनसे कहा जाता है भाई बच्चे तो चले गए, आपका एक शरई तौर पर एक मौका भी है भी। तो ये भी इसका है ना कि पाकिस्तान में बहुत कम रवायत है कि वो करार वाकई सज़ा को पहुँचे। फैसल, बिल्कुल, बड़ा बदकिस्मती से हमें बताना पड़ रहा है कि 2022 का वाक़या और आज 2024 हो चुका है, तो बताएं कि 2 साल के अंदर 2 अफराद के कत्ल का मामला है, और बताया जाए कि पुलिस ने, इंतज़ामिया ने अभी तक उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन की है। 2 साल बरेलवी साहब गुजर चुके हैं। अब वो इल्ज़ाम तो लगाते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस जो हैं वो उस पर असरअंदाज हुए थे पूरी इंतज़ामिया के ऊपर, लेकिन क्या उन्होंने कोई कहीं सबूत पेश किए? क्या जो पुलिस थी उन्होंने किसी को जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन लाया? आपके सामने एक मामला है कि यहाँ पर डी चौक के ऊपर गजा के जो मुजाहिरीन है वो यहाँ पर बैठते हैं, और एक रात को गाड़ी आती है, उनको कुचल कर चली जाती है एक नौजवान को, लेकिन बाद में पता चलता है कि जनाब वो जो अफराद इसमें मुलव्वस थे उनको जो है वो मिलिट्री पुलिस वहाँ से थाने से ही लेकर चली जाती है। तो ये बदकिस्मती से ये मामलात हैं। अब ज़ाहिर है वो साबिक चीफ जस्टिस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो चुके हैं, और उन्होंने बहुत सारी अपनी ऐसी तकरीर की हैं जुडिशल पावर का इस्तेमाल करते हुए। उन्होंने पंजाब के अंदर बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए हैं। उसके बाद हमने देखा है कि ये मामला कुछ मुतहरिक हो गया, और इसी हवाले से लेकिन फैसल, ये मैंने जैसे आपसे कहा था कि जस्ट कंक्लूडिंग, आपको भी इल्म है फैसल, आप कवर करते रहते हैं। गालिबन सुप्रीम कोर्ट में 23,000 से ज़्यादा केसेस हैं। छोटी बड़ी अदालतों में लाखों की तादाद में कोई 5 साल 10 साल 20 साल केस हो गए, बेचारा विक्टिम में उसके आल औलाद ख़त्म हो गई। तो ये तो एक, और पॉलिटिकल केसेस आप रोज़ कवर कर रहे होते हैं, घंटों के हिसाब से लाइव अब तो चलने लगे हैं जनाब, इतनी फुर्सत है।
तो ये तो बड़ा एक कंट्राडिक्शन भी तो है ना। बिल्कुल ऐसी बात है। अब जब उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया है तो तब इस केस को दोबारा उठा लिया गया है। अगर आइन और कानून के मुताबिक चलना था, अगर वाकई उस वाकये की इन्वेस्टिगेशन करनी थी तो 8 जुलाई 2022 का वाकया है। और एक ये मामला तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब कह चुके हैं कि ये मामला तो 2 हफ्तों के अंदर इन्वेस्टिगेट हो जाना चाहिए था और 2 हफ्तों के अंदर जो है वो उन मुलजिमान को सजा भी हो जानी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती है, अगर किसी को ब्लैकमेल करना हो बरेलवी साहब, और अगर किसी को जो है वो अंडर प्रेशर लाना हो तो फिर ऐसे बहुत सारे केसेस जो है वो उठाए जाते हैं। जैसे अब फैसल अब्बास, जैसे मैंने कहा कि ये बड़ी बदकिस्मती है पाक में कि कोई आला और छोटी बड़ी अदालतों में लाखों की तादाद में केस पेंडिंग पड़े हैं, और ये एक बड़ी एग्जाम्पल है। और अदलिया को इस सिलसिले में इसलिए फौरी तौर पर इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना होगा कि इसका ताल्लुक़ ख़ुद उनकी बरादरी के एक जज से है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।